ओके हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक एंड दैट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट। राइट, देखिए प्री स्ट्रेस वर्ड समझने से पहले मैं कंक्रीट थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। मुझे पता है आप सभी लोगों को कंक्रीट के बारे में पता है, बट अगर हमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट में पहुंचना है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंक्रीट के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट की जरूरत पड़ी। राइट, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, राइट, हम उसे कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, वो सब समझने में बहुत आसानी होगी। तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट था एडमिक्सचर। एडमिक्सचर मतलब मिक्सिंग इन प्रोपोर्शन, एडमिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ये था, राइट, जहां पर सीमेंट क्या है? बाइंडिंग मटेरियल है, सैंड क्या है? फाइन एग्रीगेट है, एंड एग्रीगेट ये क्या है? कोर्स एग्रीगेट। इनको हम एक प्रोपोर्शन में मिक्स करके कंक्रीट बनाते थे। अब कंक्रीट की अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करो, इज वेरी गुड, मींस वेरी गुड इन कंप्रेशन, मतलब कि अगर आपके कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं तो कंक्रीट से बेटर मटेरियल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। राइट, लेकिन साथ ही इसका एक ड्रॉबैक आता था कि जहां पर बेंडिंग होती थी वहां पर टेंशन जनरेट हो जाती थी, और जैसे ही टेंशन लगती थी कंक्रीट में, दिस इज अ बिग नो। राइट, अब टेंशन जनरेट कहां से होती है? टेंशन हमेशा जनरेट होती है बेंडिंग से। राइट, टेंशन हमेशा कहां से जनरेट होती है? इसका मेन रीजन क्या है? बेंडिंग। और बेंडिंग कहां पर आएगी? बेंडिंग हर उस हॉरिजॉन्टल मेंबर में आएगी जहां पर फ्री स्पैन है। राइट, मतलब जहां बेंड होने के लिए दो तरफ से सपोर्ट है या एक तरफ से सपोर्ट है और बेंड होने की जगह है, वहां पर हमेशा हमें बेंडिंग मिलेगी। अब बेंडिंग में होता क्या है? बेंडिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि कंक्रीट ने कहा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो, सपोज अगर मैं एक ऐसा कोई सेक्शन लेता हूं और यहां पर मैं लोडिंग लगाता हूं, राइट, तो ये कुछ इस तरीके से इसका सीन बन जाएगा। राइट, ओके, ये आपकी हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस। अब ये वाला जो ऊपर वाला जोन है ना, ये है कंप्रेसिव जोन, और नीचे वाला जोन है टेंसाइल जोन। राइट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। जिनको डिजाइनिंग अच्छी लगती है उनके लिए तो दिस इज द बेस्ट थिंग एवर। कंक्रीट के बारे में आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल चेंज कर देता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। राइट, देखिए कैसे। अब कंप्रेशन में कंक्रीट कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं ये कैरी कर सकता हूँ। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेसेस जैसे ही आती है ना, कंक्रीट में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं क्रैक्स। क्या डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं? क्रैक्स। ओके, देखो इस क्रैक्स को थोड़ा सा अलग रखो। अब इस टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया था। राइट, हमने क्या कर दिया था? हमने इन टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए जो कंक्रीट है उसे रीइंफोर्स कर दिया था। राइट, रीइंफोर्स कैसे? हमने रीइंफोर्सिंग बार्स लगा दी थी, है ना, रिबर्स लगा दिए थे, जिससे, और ये किसके थे? ये थे स्टील के। ये रिबर्स लगा के हमने टेंसाइल स्ट्रेसेस कहा कि ठीक है, कंक्रीट को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक ऐसा एडिशनल मटेरियल लगा देते हैं जो कि पर्टिकुलरली टेंसाइल स्ट्रेसेस ही कैरी करेगा। बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिकली हमने सॉल्व कर लिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी लगा लिया, स्टील भी डाल दिया इसमें, सब कुछ सेफ था। बट उसके बाद भी प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ठीक होंगी। देखो हुआ क्या, कंक्रीट एक मटेरियल है। अब जैसे ही लोअर सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस आई ना, तो कंक्रीट ये करके हाथ नहीं खड़ा कर सकता है कि नहीं देखो स्टील लगा हुआ है, तुम टेंसाइल स्ट्रेसेस हो, जाओ तुम सीधे स्टील के पास ही जाओ। राइट, ऐसा तो होगा नहीं, मटेरियल के थ्रू ही ट्रांसफर होगी स्ट्रेस, है ना। स्टील कर लेता है ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर होके जब तक स्टील के पास आएगी, स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ में, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की बहुत अच्छी होती है, स्टील कैरी कर लेता है। लेकिन उस ट्रांसफर में ना क्रैक्स आ जाते हैं। जो स्ट्रेस ट्रांसफर हो रही है कंक्रीट से स्टील तक, उसमें क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। अब क्रैक्स सिर्फ कंक्रीट का फेलियर नहीं है, उस क्रैक से क्या होता है? उस क्रैक से एंटर करता है मॉइस्चर।
राइट। और जैसे ही मॉइस्चर एंटर करता है तो जो हमारा क्लियर कवर देने का पर्पस था उसको भी डिफीट कर देता है। कैसे डिफीट कर देता है? मॉइस्चर पहुंचता है रेनफोर्समेंट तक और कोरोजन स्टार्ट हो जाता है वहां पर। तो हुआ क्या टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से? टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से ये हुआ कि एक तो मटेरियल में ज्यादा लगाना पड़ रहा है, एडिशनल मटेरियल लगाना पड़ रहा है, दूसरा क्रैक्स अभी भी आ रहे हैं, तो जो हम स्टील लगा रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से वो भी फेल हो रही है मॉइस्चर के एंट्रेंस से, राइट। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमने कहा कि क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है, नाउ आई एम कमिंग टू द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, ध्यान से सुनिए, कि क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है या क्या कोई ऐसा मॉडिफिकेशन हम कंक्रीट में कर सकते हैं जिसकी वजह से ये जो टेंसाइल जोन है इसमें भी कंप्रेशन आ जाए। क्या कोई ऐसा मॉडिफिकेशन हो सकता है जिसकी वजह से टेंसाइल जोन में भी क्या आ जाए? कंप्रेशन आ जाए। और यहीं से फाउंडेशन पड़ती है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की, राइट। समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि क्यों हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट तक पहुंचे ये आपको समझ में अगर मैं इसको पॉइंटर्स में लिखूंगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी, तो सबसे पहले टू अवॉइड क्रैक्स, इसको आप बोल सकते हो टू अवॉइड क्रैक्स। अब ये क्रैक्स डेवलप कैसे हुए? अगर बेंडिंग नहीं होती तो क्या क्रैक्स डेवलप होते? राइट। देखो बेंडिंग को थोड़ा सा और ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं यहां पर सपोज इस तरीके से ही एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाता हूं, राइट। देखो अगर मैं यहां पर लोड लगा रहा हूं और इस लोड की वजह से ये बेंडिंग हो रही है, तो सिर्फ बेंडिंग नहीं है, इससे दो चीजें हैं। अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ इतनी होती कि ये डिफ्लेक्शन रोक पाती तो बेंडिंग होती नहीं। बेंडिंग कैसे आ रही है? क्योंकि ये वाला पार्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, राइट। तो इस डिफ्लेक्शन को अगर हम प्रिवेंट कर पाए तो बेंडिंग होगी नहीं या फिर कम होगी, और अगर बेंडिंग नहीं होगी तो क्रैक नहीं होगी। तो यहां पर क्या, टू मिनिमाइज डिफ्लेक्शन, टू मिनिमाइज डिफ्लेक्शन, करेक्ट, राइट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से हम प्री स्ट्रेसिंग पे जंप किए बिना रह ही नहीं पाए, और वो रीजन था लोड कैरिंग कैपेसिटी। ध्यान से समझो, अगर कंक्रीट ब्लॉक है, लेट्स से वी टेक M25 और माइल्ड स्टील लेते हैं Fe250। अब हो क्या रहा है कि ये जो कंक्रीट है ना, ये स्टील के कंपैरिजन में बहुत कम लोड कैरी कर रहा है, राइट। मतलब ये सिर्फ 25 न्यूटन ले रहा है पर mm स्क्वायर, और ये कितना ले रहा है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो स्टील से, मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिख रहा हूं, तो स्टील से आपको 10 टाइम्स एरिया देना होगा। इसीलिए जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर है वो बहुत हैवी हो जाते हैं, और अगर स्ट्रक्चर हैवी हो जाएगा मतलब उसका सेल्फ वेट बढ़ गया है, और सेल्फ वेट बढ़ गया तो फिर क्या होगी? बेंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। मतलब सब्सिक्वेंटली तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो बेंडिंग पे ही आ रहा है ना सब कुछ। तो हमें ये भी मिनिमाइज करना था, और ये मिनिमाइज तभी हो सकता है जब हम लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा पाए। तो एक और रीजन था टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर हम मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ा पाए, मतलब अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे, तो हमारा क्या होगा? साइज कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा तो सेल्फ वेट कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बेंडिंग मोमेंट में फर्क आएगा, डिफ्लेक्शन कम होगा, क्रैक्स कम होंगे, टेंशन जोन कम होने, राइट। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से प्री स्ट्रेस कंक्रीट की तरफ हमने मूव किया, राइट। अब हम देखते हैं कि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में करते क्या है, राइट। ध्यान से देखिए, राइट। देखिए फिर से हम सेम एग्जांपल लेते हैं, यहीं से थोड़ा सा बेटर डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये बिल्डिंग हो गई, ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज कंप्रेशन जोन एंड दिस इज टेंशन जोन। इसको हटाना है तो हटा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब
हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो टेंशन जोन है यहाँ पर हमें लाना है कंप्रेशन, और इसी प्रोसेस में हमें प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मिला। हमने सिर्फ कोशिश क्या की कि अगर यहाँ पर भी कंप्रेशन हो जाए तो कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, क्रैक्स नहीं आएंगे। अब कौन से मेथड से ला सकते हैं, तो हमने यूज किया यहाँ पर, देखो हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स, हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स। देखिए मैं प्री स्ट्रेसिंग का प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से समझिए। इन्हीं को हम बोलते हैं टेंडेंस, राइट। ये भी स्टील बार्स ही होते हैं, लेकिन जो आप स्टील बार्स यूज कर रहे थे उनसे इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब हमने क्या किया, इनको जो है ना स्ट्रेच कर दिया। देखो इसका नाम प्री स्ट्रेसिंग कैसे पड़ा, कंक्रीट के पहले प्री स्ट्रेसिंग लग रहा है ना। प्री का मतलब है कि हमने पहले से कंक्रीट को स्ट्रेस कर दिया है, राइट। हमने क्या कर दिया है, पहले से कंक्रीट को स्ट्रेस कर दिया है, और स्ट्रेस करने से ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप घर पे दो लोग जो है ना टॉवेल को कोनों से पकड़ लो और लूज छोड़ो, स्ट्रेस मत करो, बिल्कुल लूज छोड़ो। अब जिस भी पोजीशन पे उसकी सरफेस है वहां पर कुछ ड्रॉप कर दो, कोई हल्का सा वेट, कोई एक फ्रूट ड्रॉप कर दो आप, और देखो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब सेम एक्टिविटी करिए, आप उसको स्ट्रेच कर दीजिए, मतलब उसके चारों कोने पकड़ के खींचो। अब सेम वेट ड्रॉप करो, यू विल फाइंड कि जो डिफ्लेक्शन है ना वो कम हुआ है, राइट। वो क्यों कम होता है कि जब भी आप मटेरियल को स्ट्रेस कर देते हो, राइट, किसी भी तरीके से, तो कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ओके। और यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया प्री स्ट्रेसिंग में। तो हमने पहले से कंक्रीट को स्ट्रेस कर दिया, मतलब कि सपोज एक नॉर्मल कंक्रीट था, उसको अगर आप पहले से स्ट्रेस कर दोगे तो वो पहले से ज्यादा लोड कैरी करेगा, राइट। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, हमें प्री स्ट्रेस करना था। लेकिन एक और चीज चाहिए प्री स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस तो टेंसाइल भी होती है, कंप्रेसिव भी होती है। तो अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस आप टेंशन जोन में कर दोगे तब तो आप और बेड़ा गर्क कर रहे हो। पहले ही टेंशन नहीं लिया जा रहा था कंक्रीट से, आपने और टेंसाइल स्ट्रेस डाल दिए। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहां पर टेंसाइल की जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस आए, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग से हम कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस, कुछ भी बोलो आप, इंड्यूस कर रहे हैं कंक्रीट में, राइट, ठीक है। और उसके लिए हम हेल्प लेते हैं हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स की, जिन्हें हम बोलते हैं टेंडेंस। क्या होते हैं, सपोज इसको मैं टेंडन मानता हूं, मैंने क्या किया, इसको खींच दिया, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा ना तो इसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगी, राइट। ध्यान से समझो, ये एक सपोज लोहे की तार है पतली सी, इसको आपने खींचा। अब इसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी याद है ना कि जैसे ही आप लोड हटाते हो तो जो भी मटेरियल है या जो भी मेंबर है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करने का ट्राई करता है। कर पाए या ना कर पाए वो डिपेंड करता है कि आपने जो स्ट्रेच किया है वो किस लिमिट तक किया है, लेकिन ट्राई तो करता है। अब इसी इलास्टिसिटी की वजह से ये जो बार है ये अपने आप को क्या करेगी, आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच का मतलब बाहर खींचा, तो जैसे ही आपने लोड हटाया ये क्या करेगी, अंदर आने का ट्राई करेगी, और अंदर आना क्या होता है, कंप्रेशन। अब अगर इसी अंदर आने की प्रोसेस में आपने हाथ लगा लिया है यहाँ पर, तो आपके हाथ को भी ये अंदर की तरफ मूव कराने का ट्राई करेगी, राइट। और ये क्या है, कंप्रेशन। इसी को करो अब कंक्रीट के साथ। मैंने खींचा, स्ट्रेच है, इसके ऊपर कंक्रीट डाल दी, ठीक है, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो क्या होगा, ये अंदर आने का ट्राई करेगा, और अंदर आने का ट्राई करेगा तो कंक्रीट में भी क्या करेगा, कंप्रेशन इंड्यूस करेगा। मैं फिर से बताऊं, देखो हमने क्या किया, टेंडेंस लिए जो कि हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स होते हैं, उनको स्ट्रेच किया और कंक्रीट के साथ लगा दिया। जैसे ही मैंने वो स्ट्रेचिंग का फोर्स हटाया, राइट, क्या होगा कि जो बार्स है हमारी, जो टेंडेंस है, उनका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि लोड हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। और वही कंप्रेसिव स्ट्रेस बिकॉज मटेरियल आपस में कांटेक्ट में है, कंक्रीट में इंड्यूस हो जाएगी। कंक्रीट में क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर आप देखना चाहें, अगर आप लिखना चाहें
प्री स्ट्रेसिंग की डेफिनेशन तो कैसे लिखोगे, मतलब कि एक ऐसा कंक्रीट दैट हैज बीन engineered to incorporate internal force to counteract external load applied on it. राइट, मतलब कि अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या है, ये एक ऐसा कंक्रीट है दैट हैज बीन इंजीनियर टू इनकॉर्पोरेट इंटरनल फोर्स, राइट, मतलब कि जैसे ही आपने मेंबर लगाया तो इंटरनल फोर्स, या यहाँ पर स्ट्रेस भी कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रेस भी कर सकते हो, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप कर दी ताकि जो बाहर से लोड है उसे काउंटर एक्ट करे। कैसे काउंटर करेगा, देखो यहां से लोड जो है ना, ये लोड लग रहा था, अब ये लोड जो है ना अपने आप में पूरे मजे में कह रहे हैं ठीक है, यहां से उतरा कंप्रेशन, ठीक है कंप्रेशन ले लिया, कह रहा है कि अब मैं नीचे जाऊंगा और कंक्रीट को बहुत टेंशन दूंगा, राइट, ठीक है, कंक्रीट को क्या दूंगा, बहुत टेंशन दूंगा, एंड जैसे ही ये लोड टेंसाइल स्ट्रेसेस लेकर नीचे आया, यहां पर देखा कि पहले से क्या है, कंप्रेशन इंड्यूस है, पहले से क्या है, कंप्रेशन इंड्यूस्ड है, किसकी वजह से, टेंडेंस की वजह से। जैसे ही लोड टेंशन जोन में आया टेंसाइल स्ट्रेसेस देने के लिए, लोड ने क्या देखा कि टेंडेंस की वजह से यहां पर पहले से क्या है, कंप्रेशन इंड्यूस्ड है, राइट, और कोई भी मान लो आप, साइन कन्वेंशन है ना, अगर टेंशन को पॉजिटिव मान रहे हो कंप्रेशन को निगेटिव मान लो, कंप्रेशन को पॉजिटिव मान रहे हो टेंशन को निगेटिव मान लो। सपोज यहां से लेकर आया, टेंसाइल स्ट्रेसेस दिया, टेंसाइल स्ट्रेसेस पॉजिटिव, कंप्रेशन टेंडेंस की वजह से निगेटिव, दोनों क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, और यहां से इतने मैजिकल रिजल्ट मिले, कहने की कुछ बात नहीं। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि अगर टेंशन में नीचे बेंडिंग हो रही तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, उल्टा, मतलब आपने उल्टा फोर्स लगा दिया, तो अब जब फोर्स आएगा पहले उसे काउंटर करेगा, है ना, फिर बेंडिंग देगा, तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी, है ना, मतलब अप टू मैनी फोल्ड्स। ओके, फॉर एग्जांपल जो M20 है, ओके, वो क्या है, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले सकता है। अगर इसी को प्री स्ट्रेस करते हैं, हाउएवर इसको प्री स्ट्रेस कर नहीं सकते हैं, बस अभी 2 लाइन के बाद हम ये बात डिस्कस करते हैं, राइट, लेकिन अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट होगी ना, उसकी स्ट्रेंथ अप टू 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक चली जाती है। इसका मतलब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 10 टाइम्स ज्यादा लोड कैरी कर रहा है मेंबर। अब इससे फायदे क्या होंगे, बेइंतहा फायदे, राइट। सबसे पहले, अच्छा ठीक है, मूव करते हैं एडवांटेजेस में, बट पहले इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अब हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स क्या होती है, आपने देखो ये तो यूज ही किया हुआ है, रेनफोर्सिंग बार्स। अब इनमें और हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें जो माइल्ड स्टील है Fe250, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिमिलरली Fe415 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, राइट, एंड इससे ज्यादा आप यूज करते हो 500, दैट इज 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बट जो हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार्स होती है ना, उनकी स्ट्रेंथ होती है लगभग 2100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब इससे लगभग 4 टाइम्स। जो आप हाईएस्ट ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे थे ना, उससे लगभग 4 टाइम्स, राइट। और जो हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं ना, स्ट्रेचिंग में भी 70 to 80% तक हम स्ट्रेस लगा देते हैं। मतलब कि अगर ये 2100 ले सकता है तो इसका 80% लगभग 1600 या उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लगा देते हैं, राइट। मतलब इतना पहले से स्ट्रेस्ड है, और जब अगर इतना 1600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक स्ट्रेस्ड होगा
तो सोचिए आपकी कंप्रेशन कितनी ज्यादा इंड्यूस्ड होगी जाके कंक्रीट में, राइट। इसीलिए जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, क्या बेटर परफॉर्म करते हैं, वो जस्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बस मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि इसको हम प्री स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। राइट, देखो इसलिए मैंने बोला था कि जो कंक्रीट है ना, वो सारी कंक्रीट प्री स्ट्रेसिंग के लायक नहीं होती, राइट। हम सिर्फ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को ही प्री स्ट्रेस कर सकते हैं। अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होती है। तो अगर मैं ग्रेड की बात करूं तो ये स्टार्ट हो जाता है M5 से, फिर होता है M7.5, देन M10, 15, 20, देन फिर M25, M30 और ये जाता है M80 तक। कहां तक जाता है? ये जाता है M80 तक। तो जो M5 होता है ना, वो सबसे लोअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट होता है, जिसे हम बोलते हैं लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट मतलब कि ये जो दोनों पार्ट हैं ये आ जाते हैं लीन कंक्रीट, राइट। फिर जो M10 टू M15 होता है, दैट इज 15 नहीं 20 तक, M10 टू M20 ये होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट, राइट। एंड देन जो M25 से होता है M80 तक, दिस इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और इसी को हम प्री स्ट्रेस कर सकते हैं। मतलब जो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, जितना आप ग्रेड बढ़ते जाओगे उतना प्री स्ट्रेसिंग आसान हो जाएगी। रीजन क्या है? देखो मैंने आपसे बताया कि जो टेंडेंस है उसमें स्ट्रेस होती है लगभग 2100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना ले सकते हैं, और हम 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक स्ट्रेच कर देते हैं। अब आप जितना लोअर ग्रेड, सपोज आपने लीन कंक्रीट ले लिया, लीन कंक्रीट लीन इसलिए ही है, इसे लीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें डेंसिटी कम है, राइट। डेंसिटी कम है मतलब बीच में वाइड्स हैं, बीच में क्या है? वाइड्स हैं। वाइड्स मतलब एयर गैप्स हैं। अब अगर ये स्ट्रेस एयर गैप को मिल गई तो कंक्रीट को बस्ट कर सकती है, राइट। मतलब वो मटेरियल वहां से फेल कर सकता है, क्योंकि वैसे ही स्ट्रेंथ कम ले सकती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर डेंसिटी अच्छी नहीं है और वाइड्स हैं तो कंक्रीट प्री स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ एयर वाइड्स होंगे, और वो लार्जर नंबर ऑफ एयर वाइड्स में जब स्ट्रेस लगेगी, राइट, तो मटेरियल फेल कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है सिर्फ उसी को हम प्री स्ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग करने से क्या क्या फायदे हुए हमारे पास। ओके ओके, वैसे एडवांटेज हम लेटर स्टेजेस में भी और पढ़ेंगे, राइट। लेकिन फिर भी जो जनरल एडवांटेजेस हैं, जो हमने अभी जितना डेफिनेशन पढ़ा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है मतलब मटेरियल कम है। मटेरियल कम है मतलब सेल्फ वेट कम है। सेल्फ वेट कम है तो बेंडिंग कम होगी, और बेंडिंग कम होगी तो जो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन इन कन्वेंशनल कंक्रीट, क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि अनसपोर्टेड स्पैन नहीं दे सकते हो, राइट। वो रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाती है ऑफ अनसपोर्टेड स्पैन्स, अनसपोर्टेड लार्जर स्पैन्स। इसका मतलब क्या है? मतलब कि वो जो हम बोलते हैं ना कि ग्रिड इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा ग्रिड नहीं दे सकते हैं, 5 मीटर से ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं कंक्रीट में, तो उन्हीं सब चीजों का जवाब है प्री स्ट्रेस कंक्रीट।
जैसे ही आपने प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बनाया तो क्या होता है कि आप बहुत लंबे लंबे स्पैन दे सकते हैं। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो जो ओवर ब्रिजेस होते हैं, राइट, जो ओवर ब्रिज होते हैं वहां पर बहुत लार्जर स्पैन्स होते हैं, राइट, और वो लार्जर स्पैन सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि वो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से बने होते हैं। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट लोड बहुत ले सकती है, इसका मतलब बेंडिंग कम होती है, तो हम अपने स्पैन्स बढ़ा सकते हैं, राइट। सिमिलरली बहुत ज्यादा लोड ले सकता है जो हमारे स्लीपर्स होते हैं। ये कहां पर मिलेंगे आपको? रेलवे ट्रैक अगर आपने देखा हुआ है ना, तो जो रेल की पटरियां हैं उन्हें हम बोलते हैं रेल्स, राइट, उन्हें हम बोलते हैं रेल्स, जो पटरी होती है। और वो पटरी जिन ब्लॉक्स पर रखी होती है कंक्रीट के, उन्हें हम बोलते हैं स्लीपर्स, राइट। अब देखिए ट्रेन का कितना रनिंग लोड है और उसको कैरी कर लेते हैं छोटे से कंक्रीट ब्लॉक, क्योंकि वो किसके होते हैं? प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के होते हैं, राइट। तो ऐसे ही जैसे ही देखो लोड जैसे ही बढ़ा, है ना, मतलब लोड बढ़ा मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी, बेंडिंग कम हो गई, बेंडिंग कम हो गई मतलब आप स्पैन में ज्यादा मूव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके, सो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट ने जो हमारा नॉर्मल एक डिजाइन रिस्ट्रिक्शन था, है ना, जो एक डिजाइन रिस्ट्रिक्शन था कि भाई अनसपोर्टेड लार्जर स्पैन नहीं ले सकते हैं, बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी, डेप्थ ऑफ द बीम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, उन सबको खत्म कर दिया और अभी बहुत लार्जर स्पैन्स बन सकते हैं हमारे प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में। जो ऑडिटोरियम होते हैं, है ना, आप लोग अगर डिजाइन करोगे तो वहां पर ध्यान रखना कि अगर कंक्रीट का है तो जो ऑडीज होते हैं वहां पर भी लार्जर स्पैन्स चाहिए होती हैं, तो वहां पर भी आप प्रीस्ट्रेस कंक्रीट यूज कर सकते हैं। अब ये प्रीस्ट्रेस कैसे करें? हमें ये तो पता चल गया कि टेंडेंस है, टेंडेंस को स्ट्रेच किया, कंक्रीट में लगा दिया, टेंडेंस टेंसाइल स्ट्रेसेस में थे, जैसे ही आपने छोड़ा वो कंप्रेशन में आ गए, कंप्रेशन में आने की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो गई कंक्रीट में। बट इसका मेथड तो होगा कोई करने का, राइट। तो इसके मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, है ना, इतना आप कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड होने वाला है, उसे देखिएगा, वहां पर हम मेथड्स पढ़ेंगे और क्या क्या लॉसेज होते हैं प्रीस्ट्रेसिंग कंक्रीट में वो देखेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। रेस्ट अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।